हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की एसएसटी की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और आते हैं प्रश्नों पर। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प है महाराष्ट्र और चौथा विकल्प है कर्नाटक। तो भीमबेटका के जो पुरास्थल हैं वे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बी विकल्प इसमें सही है। तो यह राज्य की राजधानी भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में स्थित हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो भीमबेटका शैल हैं ये आश्रयों में हजारों वर्षों से मनुष्यों का निवास रहा है। मानव उपस्थिति के प्रमाण लगभग 30,000 साल पहले पुरापाषाण युग के हैं। तो ये भी आपको याद में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? पहला विकल्प है 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1858 और चौथा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया अंत तक बने रहिए। तो भारत में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। डी विकल्प इसमें सही है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नया उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया, जबकि अपील की एक अदालत सदर निजामत अदालत कलकत्ता में भी स्थापित की गई। तो आपको ये भी साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, पिस्तक का क्या अर्थ है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है? पहला विकल्प है 40 खंभों का सभा भवन, दूसरा है मेहराबदार प्रवेश द्वार, तीसरा है 8 कमरों से घिरा हुआ केंद्रीय सभा भवन और चौथा है आयताकार अहाते। तो अकबर के शासन काल के दौरान कई महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प नवाचार हुए थे। तो इसमें इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, मेहराब द्वार प्रवेश द्वार। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तो ये जो मेहराबदार प्रवेश द्वार थे, जिन्हें पिस्तक कहा जाता है, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू बन गए, जो पहली बार हुमायूं के मकबरे में दिखाई दिए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था? पहला विकल्प है राजा राम मोहन राय, दूसरा विकल्प है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा विकल्प है ज्योतिराव फुले और चौथा विकल्प है राजा राम मोहन राय। तो 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने का योगदान राजा राम मोहन राय का था। ए विकल्प इसमें सही है। तो इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया था, ये भी याद रखिएगा। और 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और बी में लिखा है, अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। अब आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें लिखा है कि अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे, ये गलत है। तो ए सही, बी गलत, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। क्योंकि जो शुरुआती नेता थे वे
पढ़े लिखे थे, और इसमें लिखा है कि अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे, इसीलिए तो ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं? हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर हैं। बी में लिखा है अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। सी में लिखा है ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। और डी में लिखा है चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है। अब इसमें बताने हैं कौन से सही हैं। तो हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर हैं, सही लिखा हुआ है। अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है, ये भी सही है। और डी सही है, चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकारों में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है, ये भी सही है। और सी में लिखा है ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता है, ये गलत है क्योंकि यह एक ही स्थान पर ठहरा हुआ प्रतीत होता है, तो सी गलत है। ए बी डी इसमें सही है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। मैंने ये सभी डिटेल में पढ़ाया है, ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट करवा दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं। 6 to 8 मैंने क्लास 6 to 8 NCERT पढ़ाई है कंप्लीट ज्योग्राफी, और जो हिस्ट्री है वो भी मैं पढ़ा दूंगी, कुछ लेसन बचे हुए हैं और उसमें मैंने क्लास 6-7 हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए क्योंकि NCERT बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते हैं? पहला विकल्प है शीतोष्ण पर्णपाती वन, दूसरा है शीतोष्ण सदाबहार वन, तीसरा है शंकुधारी वन और चौथा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसमें कहा गया है कि नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते हैं, तो ये शंकुधारी वृक्ष हैं, यानी शंकु के आकार में उगते हैं, तो सी विकल्प इसमें सही होगा, शंकुधारी वन। अगला प्रश्न देखते हैं। मानसून पवने, पहला विकल्प है गिरही पवने हैं, दूसरा है मौसमी पवने हैं, तीसरा है स्थायी पवने हैं और चौथा है स्थानीय पवने हैं। तो जो मानसून पवने होती हैं ये मौसमी पवने होती हैं और उनकी जो दिशा है उनकी दिशा में मौसमी उलटफेर भी होते हैं, तो बी विकल्प इसमें सही है, मौसमी पवने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है? तो ये सब ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ाया है मैंने, यदि आप लोगों को पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। पहले में लिखा है बहिर्मंडल, तो ये सबसे ऊपरी परत है, इसे दूसरे से मिला देंगे। क्षोभ मंडल, ये जो है सबसे नीचे की परत है, इसे तीसरे से मिला देंगे। समताप मंडल, इसमें इस परत में ओजोन गैस है, इसे चौथे से मिला देंगे। और बाह्य मंडल, इसे पहले से मिला देंगे, रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक। इन्हें अलग अलग भी याद रखिए। क्षोभ मंडल के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है सबसे नीचे की परत है। समताप मंडल के बारे में याद रखना है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है और इसमें हवाई जहाज भी उड़ाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये जो समताप मंडल है इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती, मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं। तो ये सब बातें आपको याद रखना है, प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसमें मिलान के हिसाब से डी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए मिलाते हैं। लिखा है एंडीज पर्वत, तो यहाँ पर परिवहन के लिए लामा का प्रयोग किया जाता है, तो एक को मिला देंगे तीसरे से। तिब्बत, यहाँ पर याक का प्रयोग किया जाता है, इसे चौथे से मिला देंगे। भारतीय मरुस्थल, तो यहाँ पर ऊंट और बैल का प्रयोग किया जाता है, अधिकांशतः ऊंट का प्रयोग किया जाता है। और भारतीय पहाड़, खच्चर और गधे, इसे मिला देंगे दूसरे से,
तो इस क्रम में ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, तो इस क्रम में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कॉलम 1 में दिए गए नामों का कॉलम 2 में दी गई संबंधित गतिविधियों से मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ये प्रश्न मैंने इसीलिए लिया है, ये अलग से भी पूछा जाता है कि हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, विटीकल्चर किससे संबंधित है, इसीलिए ये मिलान वाला प्रश्न मैंने लिया है। 4 प्रश्न इससे आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए मिला लेते हैं। लिखा है सेरीकल्चर, तो यह होता है रेशम के कीटों का पालन, इसे चौथे से मिला देंगे। पिसीकल्चर, ये होता है मछली पालन, इसे पहले से मिला देंगे। विटीकल्चर, ये होती है अंगूर की खेती, इसे दूसरे से मिला देंगे, या द्राक्षा कृषि भी लिख के आ सकता है तो याद रखिएगा। और हॉर्टिकल्चर, फलों एवं फूलों की खेती। तो इस क्रम में आपका तीसरा विकल्प यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए, ये अलग से भी एक एक करके प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि फलों एवं फूलों की खेती क्या कहलाती है, मछली पालन क्या कहलाता है, तो इसीलिए इसे याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है। पहला है थानेदार, दूसरा है खंड विकास अधिकारी, तीसरा है पटवारी या ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी और चौथा है जिला अधिकारी। तो गांव में जमीन को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायित्व होता है पटवारी या ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी का सी विकल्प इसमें सही है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार, तो इसे आपको याद रखना है। और ये किसानों से भू राजस्व और सिंचाई बकाया वसूलने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। पहला विकल्प है सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना द्वारा, दूसरा है जनमानस की राय को व्यक्त करके, तीसरा है सत्ताधारी दल की निरंकुशताओं पर रोक लगाकर और चौथा है संसद में बाधाएं डालकर। तो विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है, तो ए विकल्प इसमें सही है, सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना द्वारा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनियमित मजदूर या श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। पहला है निर्माण स्थल पर कार्य करने वाला मिस्त्री, दूसरा है घरेलू सहायिकाएं, तीसरा है राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक प्रबंधक। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसमें क्या पूछा गया है, अनियमित मजदूर या श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करना है। तो इसमें अनियमित मजदूर कौन होते हैं, निर्माण स्थल पर कार्य करने वाला मिस्त्री अनियमित है, मन होगा तो लोग उसे कार्य पर लगाएंगे और नहीं, जब नहीं होगा तो उसे हटा देंगे, क्योंकि ये अनियमित होते हैं। और घरेलू सहायिकाएं ये भी अनियमित होती हैं, ज़रूरत पड़ने पर इनसे कार्य लिया जाता है और फिर ज़रूरत खत्म हो जाती है तो इन्हें कार्य से निकाल दिया जाता है। ए और बी इसमें सही है। लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक प्रबंधक ये नियमित होते हैं, तो ए और बी इसमें सही है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों में पृथक्कृत करना होगा। तो पहले में क्या लिखा है, यहाँ ए में लिखा हुआ है कि विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। और बी में लिखा है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों में पृथक यानी अलग करना होगा। तो ये गलत है, केवल ए इसमें सही है, यानी कि पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आपको ये याद रखना है, विकलांगता अधिनियम 1995। अगला प्रश्न है
अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया गया है तो यह उसके कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है? पहला है स्वास्थ्य का अधिकार, दूसरा है सूचना का अधिकार, तीसरा है चिकित्सा उपचार का अधिकार और चौथा है जीवन का अधिकार। तो यदि किसी व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया गया है तो यह उसके जीवन के अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी शामिल है। इसके जो विकल्प है वो यहाँ लिखे हुए हैं। पहला विकल्प है MC मेहता बनाम भारतीय संघ, दूसरा है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, तीसरा है समित मेहता बनाम भारतीय संघ और चौथा है यमुना फ्लड प्लान पर आर्ट ऑफ लिविंग मुकदमा या मामला। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें जीवन के पूर्ण आनंद के लिए प्रदूषण मुक्त जल और वायु का आनंद लेने का अधिकार है। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। याद रखिए ये पूछा भी गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है? तो ये प्रश्न अभी मैंने बताया था, रिपीट हो गया है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है। पहला विकल्प है समुदायों की बड़ी संख्या, दूसरा है सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, तीसरा है रियासतों को तुष्ट करना और चौथा है ब्रिटिश शासन के समय की व्यवस्था की अच्छी जानकारी देना। तो भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है समुदायों की बड़ी संख्या। पहला विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं? पहला विकल्प है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्य विधानसभा और चौथा विकल्प है राष्ट्रपति। तो भारत की संसद का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है, यानी तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। ए, बी और डी इसमें सही है, यानी कि चौथा विकल्प इस प्रश्न में सही है। राज्यसभा है ये भारत की संसद का उच्च सदन होता है और लोकसभा निचला सदन होता है और राष्ट्रपति भारतीय राज्य का प्रमुख होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल जो है वह राज्य का प्रथम नागरिक होता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। ये दोनों ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वह राज्यपाल होते हैं। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए। पहला विकल्प है प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित यानी प्रेरित करना, दूसरा है राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, तीसरा है किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना और चौथा है देश में धार्मिक संघर्ष विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना। तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए कि किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है, सभी धर्मों को समान मानता। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है। पहला है उसका बाकी समाज से अलगाव, दूसरा है उसकी संस्कृति का विविधीकरण, तीसरा है अल्पसंख्यकों का संरक्षण और चौथा विकल्प है उनका सामाजिक सशक्तिकरण। तो किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है उसका बाकी समाज से अलगाव। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है? पहला विकल्प है फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना। दूसरा है ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंधित करना। तीसरा विकल्प है छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना। और चौथा है ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही होगा, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना। तो आज की वीडियो में कुल 23 प्रश्न लिए थे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी समय है, थोड़े थोड़े प्रश्नों से ही ज़्यादा प्रश्न तैयार हो जाएंगे। मैं एक वीडियो में कम से कम 23 या 24 प्रश्न लेती हूँ और 8वीं वीडियो है ये, 7 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। धीरे धीरे करके ही पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितने आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे मैं सभी को करवा दूंगी, पेडागोजी के क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगी, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।